गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ जी। हमने लास्ट लेक्चर में फाइनल अकाउंट एनपीओ दोनों को रिवाइज कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूँ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट क्या होता है बहुत अच्छे से मालूम है आपको। कंसाइनमेंट में कितनी पार्टीज होती हैं? दो। कौन कौन? कंसाइनर एंड कंसाइनी। हमें इन दोनों पार्टीज की बुक में अकाउंटिंग करना है, कंसाइनमेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग। कंसाइनर का अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या है? टू फाइंड द प्रॉफिट। कंसाइनर ने एक एजेंट के साथ जो डील किया है उस पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, इसको मालूम करने के लिए वो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग करता है। ठीक है। कंसाइनी का अकाउंटिंग पर्पस होता है टू टू फाइंड द कमीशन इनकम। ठीक। एक एक पर्पस से दोनों अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट। हमें पहले फॉर्मेट पर कमांड करना है, फिर कैलकुलेशन समझने, उसके बाद दो तीन चार पांच क्वेश्चन जितनी आपकी कैपेसिटी है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अपना टाइम कम होता जा रहा है। अब जो दो बात 2 महीने पहले कर रहे थे वो बात अब नहीं होगी कि हम 10 10 20 20 क्वेश्चन कर लें। अब जो भी रिवीजन कर रहे हैं पूरा बेसिक पढ़े, 3 4 क्वेश्चन किए, खत्म। और राइटिंग में करो क्वेश्चन, अभी टाइम है। ठीक है। तो चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा। लास्ट मोमेंट के रिवीजन का तरीका मैं आपको बताऊंगा। कंसाइनमेंट कंसाइनर की बुक में मेन अकाउंट बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है। बिना देखे फॉर्मेट रिकॉल करिए सब। सबसे पहले कंसाइनर गुड सेंड करता है तो डेबिट में लिख देते हैं टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। फिर कंसाइनर के एक्सपेंस को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंस। इसके बाद एजेंट एक्सपेंस पे करता है, टू एजेंट एक्सपेंस। ये सारे एजेंट के एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बाइफर्केशन स्टॉक में आता है, यहां डेबिट में सब एक्सपेंस लिखना है। फिर कंसाइनर ने एजेंट को जितना कमीशन दिया, अगेन वो एक्सपेंस है, क्या लिखेंगे? टू कंसाइन टू एजेंट कमीशन। ये डेबिट साइड है। अब एजेंट ने गुड सोल्ड कर दिया, बाय एजेंट सेल। एजेंट कैश सेल्स करे या क्रेडिट सेल करे, लिखना बाय एजेंट सेल है। ठीक। बहुत रेयरली एक क्वेश्चन में एक पॉइंट आया था, एजेंट ने खुद ने गुड्स ले लिया। अगर कभी एजेंट गुड्स खुद ले ले तो वो भी कंसाइनर के लिए सेल है, उसको भी आया बाय एजेंट सेल लिखना है। ठीक है। अगर कोई गुड्स रास्ते में या एजेंट के गोडाउन में डिस्ट्रॉय हो जाता है, फायर से, थेफ्ट से या एक्सीडेंट से, तो ये कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेट करते हैं अमाउंट, टोटल कॉस्ट जो निकालते हैं हम उसको क्या कर लिख देंगे? बाय एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। लास्ट में एजेंट के पास कोई अनसोल्ड गुड्स बच गया, अगेन उसका वैल्यूएशन करेंगे, उसको क्रेडिट में लिख देंगे बाय स्टॉक विद एजेंट। बस ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट में से डेबिट को लेस कर दिया, डिफरेंस डेबिट में आ गया तो टू जनरल पी एंड एल। मान लो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, डिफरेंस क्रेडिट में आ गया तो बाय जनरल पी एंड एल लॉस। राइट। अब इसी में एक चेंज, अगर मान लो कंसाइनर ने एजेंट को इनवॉइस प्राइस पर गुड सेंड किया तो टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट किस प्राइस पर आएगा? इनवॉइस प्राइस पर। और टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट जब इनवॉइस प्राइस पर लिखेंगे तो इनवॉइस और कॉस्ट का डिफरेंस कहां आ जाएगा? क्रेडिट में। क्या लिखेंगे उसको? बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग अमाउंट। लोडिंग अमाउंट का फॉर्मूला इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सेंट माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड सेंट। ठीक है। स्टॉक विद एजेंट, इस सिचुएशन में जब टू गुड सेंट इनवाइस पर लिखा है तो स्टॉक वैल्यूएशन भी इनवाइस प्राइस पर होगा। और अगर आपने बाय स्टॉक विद एजेंट इनवाइस प्राइस पर लिखा तो अगेन डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा? टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है। जब इनवाइस प्राइस पर क्वेश्चन आएगा तो ये दो चेंज फॉर्मेट में आ जाएंगे। राइट। अब अगला अकाउंट बनेगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में टू गुड सेंट, तो गुड सेंट में बाय कंसाइनमेंट, इसको ट्रांसफर कहां कर देते हैं? ट्रेडिंग में, टू ट्रेडिंग। बेटा फिर से सुन लें, जो बात मैंने पढ़ाते समय कहा था, हर एक अकाउंट का मार्क होता है। आपने ये क्वेश्चन जब चैप्टर चला था तब क्वेश्चन किए,
और सीधे एग्जाम में करोगे अगर, तो आपको नहीं याद आएंगे अकाउंट कैसे बनते हैं। इसलिए एक रिवीजन आपने कर लिया है बेस्ट, और नहीं किया है तो अभी कर ले। 3-4 क्वेश्चन कंप्लीटली राइटिंग में सॉल्व करने का इसीलिए बोल रहा हूं कि सारे अकाउंट आपको याद रहने चाहिए। वहां याद करने की कोशिश करेंगे टाइम वेस्ट होगा और गलत भी होगा। जो ये रिवीजन कर लिया है 20 दिन बाद एग्जाम देनी है, सब याद रहेगा, फॉर्मेट ऐसे ही चलेगा। इन केस क्वेश्चन इनवाइस प्राइस पर सॉल्व किया तो कंसाइनमेंट अकाउंट में भी 2 गुड्स एंड लिखा है और बाय गुड्स एंड लिखा है। कंसाइनमेंट अकाउंट में 2 गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, इनवाइस प्राइस आई और लोडिंग बाय गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट आया, तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में चेंज आ जाता है। बाय कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट देन टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, चलो तीसरा अकाउंट कौन सा बनता है? एजेंट अकाउंट। एजेंट अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट में क्या लिखते हैं? एडवांस। एडवांस कैसे भेजा? कैश में तो बाय कैश, चेक से तो बाय बैंक, और अगर बीआर से तो बाय बीआर। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो कैश या बैंक कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया एडवांस, पहले क्वेश्चन से ले लिया हमने। अब शिफ्टिंग करना है। कंसाइनमेंट में 2 बार लिखा है टू एजेंट टू एजेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में टू एजेंट, तो एजेंट अकाउंट में बाय कंसाइनमेंट। पहला बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंस, दूसरा बाय कंसाइनमेंट कमीशन, अलग अलग। ठीक है, भले ही कंसाइनमेंट एक बार लिखो चलेगा। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखा है बाय एजेंट ब्रैकेट में सेल, तो एजेंट अकाउंट में आ जाएगा टू कंसाइनमेंट ब्रैकेट में सेल। बस अब इसका बैलेंसिंग कर लो, डिफरेंस क्रेडिट में आ जाएगा। 2 ऑप्शन, क्वेश्चन पढ़कर अगर क्वेश्चन ने लास्ट में लिखा है कि एजेंट ने फाइनल रेमिटेंस कर दिया तो बाय कैश या बैंक या बीआर, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिखा है कि एजेंट ने फाइनल पेमेंट किया तो फिर बाय बैलेंस सीडी। ये ध्यान रखना है अपने को। एजेंट अकाउंट बन गया। अब अगला अकाउंट बनता है स्टॉक विद एजेंट अकाउंट। आगे पीछे अकाउंट कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है। तो एजेंट अकाउंट में, सॉरी, कंसाइनमेंट अकाउंट में बाय स्टॉक विद एजेंट, तो स्टॉक विद एजेंट में टू कंसाइनमेंट देन बाय बैलेंस सीडी, क्लोज। एक लाइन का अकाउंट बनेगा बस। अगला अकाउंट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में बाय एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में टू कंसाइनमेंट। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट है। इस टोटल कॉस्ट का एक पार्ट है क्लेम, तो बाय बैंक क्लेम, और दूसरा पार्ट है नेट लॉस बाय पी एंड एल। हमेशा क्वेश्चन क्लेम अमाउंट देगा, उस क्लेम अमाउंट को लिख देंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में बाय बैंक क्लेम, और नेट लॉस को लिख देंगे बाय पी एंड एल। ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हो गया। ठीक है, फिर अगर आपने कंसाइनमेंट में डेबिट में लिखा है टू स्टॉक रिजर्व, तो एक और अकाउंट स्टॉक रिजर्व बन जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट में टू स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट में बाय कंसाइनमेंट और टू बैलेंस सीडी। ओके, अब बीआर अगर एजेंट अकाउंट में क्रेडिट में आया तो एक और अकाउंट बनेगा बीआर अकाउंट। एजेंट अकाउंट में बाय बीआर, तो बीआर अकाउंट में टू एजेंट। जनरली कंसाइनर बिल को बैंक से डिस्काउंटिंग करवा लेता है। बिल को बैंक से डिस्काउंटिंग कराया तो बाय बैंक बाय डिस्काउंट। और अगर आपके क्वेश्चन में कंसाइनर ने बिल को बैंक से डिस्काउंटिंग नहीं करवाया तो हमेशा ये मान लो बिल मैट हो गया तो बाय कैश। राइट, ये पूरे अकाउंट कंसाइनर की बुक में बनते हैं। अब एजेंट की बुक में आ जाए। भाई पढ़ते समय तो दोनों में गैप रखा था, रिवीजन मतलब हम कंप्लीट पढ़ने के बाद रिवाइज कर रहे हैं तो पूरा एक साथ चलेगा। अब एजेंट की बुक, एजेंट की बुक का पहला अकाउंट कौन सा? कंसाइनर अकाउंट। कॉपी कर लो आप रिवर्स, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में। ठीक है, अब क्रेडिट में वहां लिखा था बाय कैश बैंक बीआर, वो डेबिट में आ जाएगा टू कैश बैंक बीपी। जो कंसाइनर के लिए बीआर है वो एजेंट के लिए क्या बन जाएगा? बीपी। ठीक है, टू कैश बैंक और बीपी। इसी तरह से वहां लिखा था बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंस, ये डेबिट में आ जाएगा टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंस। वहां लिखा था बाय कंसाइनमेंट कमीशन, यहां लिखेंगे डायरेक्ट टू कमीशन। राइट है, और जो फाइनल पेमेंट अगर वहां हो गया है तो बाय कैश बैंक बीआर को टू कैश बैंक बीपी, और अगर पेमेंट नहीं हुआ तो टू बैलेंस सीडी। डन। इधर एजेंट अकाउंट में लिखा था टू कंसाइनमेंट सेल, ये क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश सेल्स, क्योंकि माल एजेंट ने बेचा, एजेंट को पैसा मिल गया,
इसलिए वो इसको लिखता है बाय कैश ब्रैकेट में सेल। ओके, दूसरा अकाउंट बनता है कमीशन अकाउंट। कंसाइनर अकाउंट में 2 कमीशन, तो कमीशन अकाउंट में बाय कंसाइनर, और ये कमीशन एजेंट की इनकम है तो वो P&L में ट्रांसफर कर देगा। बाय कंसाइनर टू P&L क्लोज। अब इसमें एक चेंज पढ़ा था हमने, क्या चेंज? यदि एजेंट को डेल क्रेडर कमीशन मिला तो बेड डेप कौन बियर करेगा? एजेंट। और अगर एजेंट बेड डेप बियर कर रहा है तो ये बेड डेप कमीशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। क्या लिखेंगे? टू बेड डेप। उस सिचुएशन में अकाउंट बनेगा बाय कंसाइनर टू बेड डेप देन टू P&L। ओके, यदि एजेंट को डेल क्रेडर कमीशन नहीं मिला और बेड डेप्ट हुआ तो बेड डेप्ट कौन बियर करेगा? कंसाइनर। जब कंसाइनर बेड डेप्ट बियर करेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे टू एजेंट बेड डेप्ट। दो अलग अलग ऑप्शन। यदि बेड डेप्ट एजेंट ने बियर किया तो कमीशन अकाउंट में टू बेड डेप्ट, और अगर कंसाइनर ने बेड डेप्ट बियर किया तो कंसाइनर का लॉस हो गया, ये कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट में, लेकिन टू एजेंट बेड डेप्ट, तो एजेंट अकाउंट में बाय कंसाइनमेंट बेड डेप्ट आ जाएगा। ओके, तीसरा और लास्ट अकाउंट बीपी अकाउंट। कंसाइनर अकाउंट में टू बीपी, तो बीपी अकाउंट में बाय कंसाइनर, और इस बीपी का पेमेंट हो जाता है तो टू कैश। ये कंप्लीट अकाउंट्स हैं। पहला टारगेट फॉर्मेट, पहला टारगेट पूरा फॉर्मेट ढंग से रिवाइज करिए और उसको क्वेश्चन में राइटिंग में सारे अकाउंट बनाकर देखिए। जितने स्टूडेंट कंसाइनमेंट के क्वेश्चन को गलत करते हैं और एक ही रीजन है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। मत करना, प्रैक्टिस कर लो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वर्किंग, लोडिंग अमाउंट का वर्किंग मैंने बता ही दिया है। लोडिंग अमाउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स एंड माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एंड। ठीक है। दूसरा वर्किंग नोट, स्टॉक विद एजेंट। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर ये आइडेंटिफाई करो कि कितनी यूनिट अनसोल्ड बची। क्वेश्चन क्लियर, दो डेटा देता है, इतनी यूनिट कंसाइनर ने एजेंट को कंसाइन की और बाद में लिखा होता है इतनी यूनिट एजेंट ने सोल्ड कर दी। ठीक है, बची हुई डिफरेंस स्टॉक। ये भी हो सकता है कि कुछ लॉस हो गया है, कुछ बिक गई, तो लॉस और सेल माइनस करने के बाद बचा हुआ स्टॉक। यूनिट, अनसोल्ड यूनिट पहले फाइंड करो क्वेश्चन देखकर, पूरा स्टॉक वैल्यूएशन उतनी यूनिट पर करना है। पहला फैक्टर कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। ठीक है ना, ये पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। मान लीजिए 80 यूनिट अनसोल्ड है और उनकी जो भी पर यूनिट कॉस्ट प्राइस है, तो 80 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट, ये आ गया आपका। अब इसमें ऐड करेंगे कंसाइनर्स प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस। कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे। क्या फॉर्मूला बताया था प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस के लिए? टोटल एक्सपेंस अपॉन टोटल यूनिट्स इनटू अनसोल्ड यूनिट्स। ओके, टोटल एक्सपेंस कितनी यूनिट पर हुए? टोटल यूनिट पर, तो टोटल एक्सपेंस अपॉन टोटल यूनिट, और कितनी यूनिट पर चाहिए? अनसोल्ड पर, तो इनटू अनसोल्ड यूनिट। ये प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस का फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं लिखना है, अमाउंट ये से ही पुट कर देना है। एड एजेंट्स डायरेक्ट एक्सपेंस। स्टॉक में एजेंट के कौन से एक्सपेंस ऐड होते हैं? ओनली डायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऐड नहीं होते हैं। कहां तक के एक्सपेंस मैंने डायरेक्ट बताए? गोडाउन के गेट तक के। एक बार डिटेल पढ़ने अपन, यहां लिखा भी है नोट्स में। ठीक है, कैरेज, सॉरी फ्रेट, रास्ते का फ्रेट 90% केसेस में कंसाइनर पे करता है, 10% पॉसिबिलिटी एजेंट ने पे किया हो। ठीक है, दोनों में, मॉड्यूल में और नोट्स में। एक वो क्वेश्चन किया था बटर वाला, ठीक है, उसमें फ्रेट एजेंट ने पे किया, वो फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंस है, फ्रेट ऑफ ट्रांजिट। ठीक है, फिर उसके बाद लगता है ऑक्ट्राई, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। इन सब को हमने एक नाम दिया क्लियरिंग चार्जेस और दूसरा नाम दिया लैंडिंग चार्जेस। ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, ट्रक में माल लोड किया अनलोड किया, दोनों डायरेक्ट है। कैरेज इनवर्ड,
वो कैरेज मतलब रेलवे स्टेशन से गोडाउन तक का भाड़ा, ये डायरेक्ट। ये इतने एक्सपेंस डायरेक्ट हैं, ये स्टॉक में ऐड होंगे। गोडाउन रेंट इनडायरेक्ट है, सेलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट है, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट है, एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट है, अदर एक्सपेंस इनडायरेक्ट। ये स्टॉक में ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये स्टॉक में डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दिए, टोटल लगा लिया, तीनों की टोटल स्टॉक विथ एजेंट आ गई। डन। अब अगर क्वेश्चन ने इनवॉइस प्राइस दिए और स्टॉक वैल्यूएशन इनवॉइस प्राइस पर कर रहे हैं, तो क्या चेंज आएगा? कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स के बजाय क्या ले लेंगे? इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड यूनिट में पर यूनिट कॉस्ट प्राइस का मल्टीप्लाई करने के बजाय क्या कर देंगे? इनवॉइस प्राइस पर यूनिट का मल्टीप्लाई। सिर्फ पहले फैक्टर में चेंज आएगा, एक्सपेंस दोनों कंसाइनर के एजेंट के सेम रहेंगे। ये स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर आ गया, राइट है। और जब स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर क्रेडिट किया तो स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा। अब स्टॉक रिजर्व का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स। सपोज 80 बॉक्सेस अनसोल्ड का आपने वैल्यूएशन किया, तो पहले 80 मल्टीप्लाई बाय इनवॉइस प्राइस पर यूनिट कर दो, फिर 80 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कर दो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो ये स्टॉक रिजर्व आ गया। मयूर वानी, आपका एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बजाय रेकरिंग और नॉन रेकरिंग से एक्सपेंस दिए जाएं। सब लोग सुन लेना बेटा, नॉन रेकरिंग डायरेक्ट होते हैं, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट, और रेकरिंग मतलब इनडायरेक्ट। ये याद रखना पड़ेगा आपको। इसका एक लॉजिक दिया था मैंने, क्या? माल एक बार आता है, कंसाइनर एजेंट को माल एक बार भेजता है और एजेंट उस माल को बार बार बेचता है, सही है। अब एक बार माल आया तो उसका एक बार एक्सपेंस हुआ, दैट मीन्स नॉन रेकरिंग। बार बार बिका तो बार बार एक्सपेंस हुए, मतलब रेकरिंग। इसलिए नॉन रेकरिंग का मतलब डायरेक्ट है और रेकरिंग का मतलब इनडायरेक्ट है। ओके, स्टॉक रिजर्व हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट में लिख दिया, हो गया। अब अगला कैलकुलेशन आता है एबनॉर्मल लॉस का। कितनी यूनिट एबनॉर्मल लॉस हुई और कहां पर हुई? 95% से 99% क्वेश्चन में लॉस इन ट्रांजिट होता है। 1 से 5% पॉसिबिलिटी माल एजेंट के गोडाउन में डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है। अपन लॉस इन ट्रांजिट को माइंड में रखकर कैलकुलेशन पढ़े। अगर लॉस इन एजेंट गोडाउन होता है तो एक चेंज जो आएगा वो अलग से पढ़ लें, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर कॉस्ट ऑफ लॉस गुड्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 यूनिट लॉस्ट हो गई तो 10 यूनिट और 1 यूनिट की कॉस्ट प्राइस। अच्छा, क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस के बजाय इनवॉइस प्राइस से दिया है। क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस के साथ इनवॉइस प्राइस भी दी है, तो एबनॉर्मल लॉस किस प्राइस पर कैलकुलेट होगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस, कभी भी इनवॉइस प्राइस पर स्टॉक एबनॉर्मल लॉस नहीं लेना है, तो कॉस्ट ऑफ लॉस गुड्स ही आएगा हमेशा। एड कंसाइनर्स प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस। कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंस अपॉन टोटल यूनिट इनटू लॉस्ट यूनिट। ये कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस आ गए। बस चूंकि माल रास्ते में डिस्ट्रॉय हुआ है इसलिए कभी भी एबनॉर्मल लॉस में एजेंट का एक्सपेंस ऐड नहीं होगा। अब लगाओ इनकी टोटल। क्या नाम दिया था इस टोटल को? टोटल कॉस्ट। क्या नाम दिया था? टोटल कॉस्ट। इसमें से लेस करेंगे क्लेम, और टोटल कॉस्ट से क्लेम लेस करने पर क्या बचा? नेट लॉस। ये नेट लॉस आपका आ गया, ठीक है। इसी टोटल कॉस्ट को कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखा था बाय एबनॉर्मल लॉस, और क्लेम और नेट लॉस एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्रेडिट में आएंगे। अगर माल एजेंट के गोडाउन में डिस्ट्रॉय हुआ है तो क्या चेंज आएगा कैलकुलेशन में? कॉस्ट ऑफ लॉस गुड्स प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंस प्लस एजेंट डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है ना। अगर 10 रेफरेंसेस के आप 300 क्वेश्चन करेंगे तो हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन में पॉइंट आ रहा है,
इतना कम परसेंटेज है, इसलिए अलग से याद रखने का बोल रहा हूं। अगर गुड्स एजेंट के गोडाउन में लॉस्ट हुआ है तो उस केस में एजेंट के डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड हो जाते हैं, फिर आती है टोटल कॉस्ट और उसमें से क्लेम लेस करने के बाद नेट लॉस। दो अलग अलग पॉइंट ध्यान रखना। अब अगला कैलकुलेशन होता है नॉर्मल लॉस। भाई एबनॉर्मल लॉस के तीन रीजन है, फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट। नॉर्मल लॉस किस वजह से होता है? लीकेज, श्रिंकेज, इवोपरेशन, ये लॉस नॉर्मल लॉस है। ठीक है, क्या नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करते हैं? क्या नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हैं? बोलो। नो, क्यों नहीं? नॉर्मल लॉस जब भी होता है, जिस बिजनेस में नॉर्मल लॉस हुआ है, तो नॉर्मल लॉस होने के बाद जो गुड्स बचा है उसकी कॉस्ट प्राइस को बढ़ा देते हैं। बढ़ी हुई कॉस्ट प्राइस का माल बढ़ी हुई सेल प्राइस पर सेल हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि बचे हुए माल की सेल प्राइस बढ़ा दी जाती है तो इस लॉस की रिकवरी हो जाती है सेल प्राइस बढ़ाकर, तो ये लॉस होता ही नहीं है। तो पहली बात ये ध्यान रखना, जिसको एक डिटेल एग्जांपल से बताया था, इतने डिटेल अब ना तो जरूरत होती है भाई और ना जा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल लॉस होता ही नहीं है, और नॉर्मल लॉस जब होता ही नहीं है तो ना तो उसकी कोई कैलकुलेशन होती है ना उसका कोई अकाउंटिंग होता है। ठीक, बट नॉर्मल लॉस का इफेक्ट किस पर आता है? स्टॉक विद एजेंट पर। नॉर्मल लॉस के केस में स्टॉक वैल्यूएशन एक अलग फॉर्मूला से होता है। एक फॉर्मूला दिया था मैंने आपको नॉर्मल लॉस के स्टॉक वैल्यूएशन का, बताओ। सही बोला, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स इनटू अनसोल्ड यूनिट्स। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंस प्लस एजेंट्स डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों की टोटल लगाएंगे तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाएगा। इसको डिवाइड टोटल यूनिट से नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट करेंगे और इनटू अनसोल्ड यूनिट करेंगे तो ये स्टॉक विथ एजेंट आ जाएगा। ठीक है भैया, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा। राइट, नॉर्मल लॉस जब भी होगा तो इसी फॉर्मूला से स्टॉक वैल्यूएशन होगा। बस इस फॉर्मूला से क्या होता है, जब आपने डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट किया तो स्टॉक की कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ गई तो आपका अकाउंटिंग करेक्ट हो गया। ये नॉर्मल लॉस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट कैलकुलेशन आता है कमीशन। कितने टाइप के कमीशन होते हैं? तीन। कौन से तीन? ऑर्डिनरी, डेल क्रेडर और ओवरराइडिंग। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी है, सेल पर एक फिक्स परसेंटेज से कमीशन दिया जाता है, वो कमीशन ऑर्डिनरी कमीशन, कोई पॉइंट नहीं है इसमें। दूसरा होता है डेल क्रेडर कमीशन। जब एजेंट क्रेडिट सेल करे, सेल रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट की हो। यदि कोई बेड डेप्ट हो गया तो वो भी एजेंट को बियर करना पड़ेगा। इस एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एजेंट को जो कमीशन दिया जाता है वो डेल क्रेडर। एक ही थॉट दिया है मैंने आपको, यदि क्वेश्चन में डेल क्रेडर कमीशन दिया हुआ है एजेंट का और बेड डेप्ट भी हो रहा है तो बेड डेप्ट कौन बियर करेगा? एजेंट। इतना सा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में लिखा एजेंट टू बी एंटाइटल 5% ऑर्डिनरी कमीशन, 2% डेल क्रेडर कमीशन, और बाद में लिख दिया 3000 इज बेड डेप्ट, तो मतलब वो 3000 एजेंट बियर करेगा। जब भी एजेंट को डेल क्रेडर कमीशन मिलता है तो बेड डेप्ट एजेंट बियर करता है। ये बेड डेप्ट एजेंट की बुक में कमीशन अकाउंट में डेबिट में आता है, ये 15 मिनट पहले हमने समझा था। ठीक है, दूसरी बात, डेल क्रेडर कमीशन किस पर चार्ज होता है? टोटल सेल पर। जो क्वेश्चन क्लियर स्पेसिफाई कर दे कि डेल क्रेडर कमीशन इज चार्ज ओनली ऑन क्रेडिट सेल, वहां सिर्फ क्रेडिट सेल पर देना, अदरवाइज डेल क्रेडर कमीशन टोटल सेल्स पर चार्ज होगा। धन्यवाद। ओके, तीसरा कमीशन कौन सा?
ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग कमीशन मतलब जब एजेंट इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पर गुड्स बेचे तो सेल प्राइस और इनवॉइस प्राइस के डिफरेंस पर एजेंट को जो एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है वो ओवरराइडिंग कमीशन। मान लीजिए गुड्स की इनवॉइस प्राइस 125 है और एजेंट उस गुड्स को 140 पर सेल कर दे तो 140 माइनस 125 15 रुपीज पर एजेंट को जो कमीशन दिया जाएगा वो ओवरराइडिंग कमीशन होगा। हमेशा ओवरराइडिंग कमीशन सेल प्राइस और इनवॉइस प्राइस के डिफरेंस पर दिया जाता है। ठीक है, कई बार वो ऐसा भी लिख देता है 5% ओवरराइडिंग कमीशन ऑन सेल, तो फिर ओवरराइडिंग कमीशन काय पर देना है? सेल पर। ठीक है, ये बाई पूरा सिस्टम है, एक एक वर्ड मैंने रिपीट किया है, क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, कंसाइनमेंट में कंप्लीट नॉलेज इतने पॉइंट का होता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम आएंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में 3 टॉपिक्स हैं एज पर सिलेबस: इंट्रोडक्शन, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ओल्ड पार्टनर। इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन हार्डली 1 या 2 बार बना है, पूरा चैप्टर पढ़ाया भाई। मेन बैच हो या रिपीटर बैच बाजीगर हो, उनको दोनों को पूरा पूरा टॉपिक पढ़ाया है, बट एज सच यहाँ रिवीजन करने की कोई नीड नहीं। कभी भी रिवीजन में मैं 2 टॉपिक नहीं लेता हूं, ये श्योर है, क्योंकि आपको करना क्या है, इस इंट्रोडक्शन में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो एट ए ग्लांस इसका फॉर्मेट क्लियर है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट में आ जाता है बाय प्रॉफिट, क्वेश्चन देगा। पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर को आईओसी दिया, कोई भी एक्सपेंस पार्टनर को दिया वो डेबिट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया, क्रेडिट में आ जाएगा, बस डिफरेंस निकाल लेंगे, ये आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। ठीक है, फिर बन जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 मेथड है, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में कितने अकाउंट बनते हैं? कौन से? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कितने अकाउंट बनते हैं? 1। कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब फिक्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, खत्म, कुछ है ही नहीं इसके अलावा। बाकी सारी चीजें आती है करंट अकाउंट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस दिया है तो लिख लेंगे, नहीं दिया तो छोड़ देंगे। पार्टनर को सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, आईओसी मिल रहा है, शेयर इन प्रॉफिट मिल रहा है, सब क्रेडिट में आ जाएगा, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय आईओसी, बाय P&L। पार्टनर ने ड्राइंग किया है, डेबिट में आ जाएगा टू ड्राइंग। इंटरेस्ट लगाया ड्राइंग पर, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और डिफरेंस आ जाएगा टू बैलेंस शीट। यार बेटा, एडमिशन और रिटायरमेंट के इतने हेवी क्वेश्चन है कि उनको अवॉइड करके ये क्वेश्चन करे, यार ये तो सिस्टम ही नहीं। इसलिए पहली बार चैप्टर हमने पढ़ लिया है, रिवीजन अंडरस्टूड मानिए, लेकिन ऐसा नहीं है मैंने स्किप किया। आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके देख ले। में कभी इजी पेपर पैटर्न बना क्वेश्चन आया और इन केस आपने पढ़ने के बाद एक बार भी नहीं देखा और अभी नहीं याद आ रहा है तो फिर बेवजह ट्रेजेडी हो जाएगी। तो ये ऐसे ही होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में दोनों को मिला दो, बाय बैलेंस बीडी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय आईओसी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर पर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का बेसिक बहुत अच्छे से आपको मालूम है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन पर ला रहा हूं। बेसिक मतलब एक पार्टनर जब फर्म में एडमिट होता है तो वो अपने साथ कैश लेकर आता है। कैश 2 टाइप में डिवाइड किया है, कैपिटल और गुडविल। ठीक है, वही बात यहां पर है। अब हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। दोनों चैप्टर में ये इक्वली यूज हो रहा है और मजेदार बात यह है कि इस समय 3, 4, 5 मार्क्स में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है। तो बेटा ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डिटेल्ड हमने पहले पढ़ा, आज भी डिटेल रिवाइज करना है। ठीक है ना, और पास्ट एग्जाम में अभी 2018 से 2022 तक के जो पेपर आपके पास हैं उनमें से ये क्वेश्चन सॉल्व करके देख ले, में आपको सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पहला मेथड है एवरेज नेट प्रॉफिट मेथड। एवरेज नेट प्रॉफिट मेथड के लिए क्वेश्चन लास्ट 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर के प्रॉफिट देगा। क्या करोगे आप? इन प्रॉफिट्स को प्लस कर लोगे,
मान लीजिए 5 इयर्स के प्रॉफिट दिए, 1 बाय 1 सारे प्रॉफिट को प्लस कर लो। मान लो 5 साल के प्रॉफिट में किसी ईयर लॉस दे दिया तो माइनस हो जाएगा। दूसरी बात, ये कौन से प्रॉफिट होने चाहिए? रेकरिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने चाहिए। अगर मान लो इन गिवन प्रॉफिट में कोई नॉन रेकरिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूड है तो क्या करेंगे? इसको लेस कर देंगे। दोनों ग्रुप, एक बाजीगर और एक मेन बैच, 4 मेन बैचेस बैठी हुई है यहां पर, फिजिकली या ऑनलाइन, सबको एक जैसा पढ़ाया है मैंने। पहले भी क्लैरिटी यही दी थी मैंने, स्पेशली बाजीगर वालों को बोलूंगा, एक वर्ड भी मेन बैच से कम नहीं पढ़ा है। याद कर लो गोपाल गोविंद वाला क्वेश्चन, मेन बैच ने नोट से किया था और बाजीगर में वही मॉड्यूल में आया था क्वेश्चन, ठीक है। उस क्वेश्चन, वन एंड ओनली क्वेश्चन है वो, जिसमें आपको ये पॉइंट आया था, पहले साल का प्रॉफिट दिया है, उसमें लिखा था इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, क्या है ये? नॉन रेकरिंग इनकम है। फिर तीसरे साल का प्रॉफिट था, उसमें लिखा था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इंक्लूड है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स क्या है? नॉन रेकरिंग इनकम। गिवन प्रॉफिट में अगर कोई नॉन रेकरिंग इनकम इंक्लूड है तो क्या करेंगे? वो लेस। सही है। गिवन प्रॉफिट किसी नॉन रेकरिंग एक्सपेंस को डेबिट करने के बाद है, वो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस क्या कर देंगे? उसमें ऐड, ठीक है। उसी में सेकंड ईयर के प्रॉफिट में लिखा था रिटायरमेंट कंपनसेशन पैड, तो रिटायरमेंट कंपनसेशन पैड रेगुलर पैड नहीं होता, इसलिए वो ऐड हो जाएगा। सिंपल सी बात, नॉन रेकरिंग इनकम लेस कर दो, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऐड कर दो, राइट है। अगर किसी ईयर के प्रॉफिट में पार्टनर्स का रेम्युनरेशन चार्ज नहीं हुआ तो वो लेस करेंगे। पार्टनर्स रेम्युनरेशन फर्म का रेकरिंग एक्सपेंस है, कंपलसरी प्रॉफिट से लेस होना चाहिए, और अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट से लेस नहीं हुआ है तो उसको लेस कर देंगे। अब जो प्रॉफिट आया उनकी टोटल लगा लेंगे, ठीक है। ये 5 साल के प्रॉफिट की टोटल लगा ली, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? एवरेज नेट प्रॉफिट। और क्वेश्चन जितने नंबर ऑफ परचेस प्राइस ये ईयर के इक्वल गुडविल बोले उतने नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। 2 इयर्स परचेस प्राइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, 3 इयर्स परचेस प्राइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, ये गुडविल आ गया। समझ गए? ये एवरेज नेट प्रॉफिट मेथड है। दूसरा है एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना समझा था हमने। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट का एवरेज लेना है। एक्चुअल प्रॉफिट जो क्वेश्चन आपको देगा वही जिसकी बात अभी हम पहले कर रहे थे। 5 साल के प्रॉफिट दिए और 5 साल के प्रॉफिट में अगर कोई लॉस है तो माइनस करेंगे, नॉन रेकरिंग इनकम एक्सपेंस का एडजस्टमेंट ऐसे ही करेंगे और टोटल लगाकर 5 से डिवाइड कर देंगे। ये आ गया एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कन्हैया नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ। नहीं आता है? सबसे पढ़ने वाले हो यार तुम। क्या था फॉर्मूला? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ऑनलाइन ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर? ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, दोनों को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। ओके। एक क्वेश्चन जो रिसेंटली अभी एग्जाम में आया उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे दी थी मालूम है? वो क्या बोलता है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10%, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न इज 2%। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न इज 2%। इन दोनों को प्लस कर दो, 10% प्लस 2% कितना हो गया? ये 12% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। एम्प्लॉयर
ऑनर, पार्टनर हो या प्रोप्राइटर, बिजनेस में इन्वेस्ट भी करता है और रिस्क भी लेता है। दो रेट ऑफ रिटर्न दिए, क्या? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर सिर्फ बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो 10% मिलेगा। ओके, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न, तो मतलब आप बिजनेस की रिस्क लोगे तो 2%, और पार्टनर दोनों ही चीजें कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, रिस्क भी ले रहा है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया 12%। ये वो एकमात्र ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं आता है, बाकी सब आता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड दिया उसने, 2% को प्लस करके आपने कर लिया। मे बी पॉसिबल मैं परसेंटेज में गलत हूं, कि परसेंटेज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन पॉइंट दोनों यही है, परसेंट जो भी हो दोनों को प्लस कर दिया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड पर वो परसेंटेज लगा दिया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन दे रहा है, एक्चुअल में से नॉर्मल लेस कर दिया, ये आ गया सुपर प्रॉफिट। और वो एवरेज सुपर प्रॉफिट के बेस पर क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 3 मिनट 5-4 मिनट लगेंगे मात्र, और आपका वो 5 मार्क्स पक्के हो गए। लेकिन ये याद रखना है। चलो अब क्या हो गया, ये सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट की पहली मेथड एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट ऐसे ही निकाल लिया आपने, नंबर ऑफ परचेस प्राइस ईयर का मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन लिख कर देगा 2 इयर्स परचेस, 3 इयर्स परचेस। तो आप सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 कर दोगे तो ये गुडविल आ गई। ठीक है, एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से। बेटा एवरेज नेट प्रॉफिट मेथड में एवरेज नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेस प्राइस ईयर होता है, और एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड में एवरेज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेस प्राइस ईयर्स होता है। ठीक है, दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। आज तक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन पढ़कर जाना है, कभी आ जाए। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए सुपर प्रॉफिट वैसे ही कैलकुलेट कर लो। अब उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला दिया था आपको, क्या था? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट? ये गुडविल आ गई। ये आपकी कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट है। और लास्ट एन्यूटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला दिया था इसमें? सुपर प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ एन्यूटी। ठीक है, अगर एन्यूटी मेथड आई तो मैं 99% श्योर हूं कि एन्यूटी रेट क्वेश्चन आपको देगा, और 1% पॉसिबिलिटी एन्यूटी रेट नहीं दिए तो रविजीत सर ने आपको एन्यूटी रेट निकालना मैथ्स में सिखाया है, वो आप मैथ्स वाले फंडे अप्लाई करके एन्यूटी रेट निकालना और उसका सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना, गुडविल आ जाएगा। ये लास्ट की 2 मेथड आज तक सीए फाउंडेशन की एग्जाम में नहीं आई है, बट अगर आती है तो अपन को रिवाइज करके चलना है। ये सारे गुडविल वैल्यूएशन मेथड हो गए। अब आता है एडमिशन में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बोल, क्या बोल रहा है? देखो, हिडन गुडविल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अभी मेरे को 5 मिनट बाद फिर से याद दिला देना, मैं बता देता हूं कैसे आती है। क्या हो गया भैया इसमें? हाँ, स्क्रीन विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं। ये स्क्रीन को देखकर दूरदर्शन की याद आ गई। चलो कोई बात नहीं, स्क्रीन का यूज कर भी नहीं रहा हूं बेटा मैं। गुडविल का अकाउंटिंग कैसे होता है एडमिशन के केस में? जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो गुडविल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? अपन ने अपना बेसिक नॉलेज जर्नल एंट्री फॉर्म में लिया है, और बाद में उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अकाउंटिंग फॉर्म में भी अप्लाई किया, और लास्ट के 2 क्वेश्चन में मैंने एंट्री वाला पार्ट भी आपको बताया। दोनों पार्ट परफेक्टली रिवाइज करके जाना है। अभी वही हम एंट्री से ही समझेंगे। 2 मेथड कौन से बताए थे मैंने एंट्री के? प्रीमियम मेथड एंड मेमोरेंडम मेथड। प्रीमियम मेथड कब अप्लाई होता है? जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है। और मेमोरेंडम मेथड कब अप्लाई होता है? जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है। सिंपल सा एक बाइफरकेशन याद रखिए। नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया, दैट मीन्स प्रीमियम मेथड।
कैश में नहीं लाया, बाद में लाएगा, मतलब मेमोरेंडम मेथड। ठीक, पहले प्रीमियम मेथड। 90% क्वेश्चन प्रीमियम मेथड के, 10% मेमोरेंडम, चाहे रेफरेंस से पढ़े, नोट से पढ़े या मॉड्यूल से पढ़े, चाहे पास्ट एग्जाम्स देखे। पास्ट एग्जाम में अगर 10 बार एडमिशन का क्वेश्चन आया तो 9 बार उन्होंने प्रीमियम दिया, एक बार शायद मेमोरेंडम आया, लेकिन दोनों को इक्वली रिवाइज करके जाइए। प्रीमियम मेथड कितनी एंट्री बताई मैंने? 3। 3 में 2 कंपलसरी, फर्स्ट सेकंड, और थर्ड है ऑप्शनल। पहली एंट्री, नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया। बेटा तुम लोगों ने मेरे से पार्टनरशिप पढ़ा था कि नहीं? पार्टनरशिप के बाद आए थे। ये थोड़ा सा चेंज प्रीमियम मेथड को अच्छे से समझ लेना। 12th एंट्री अलग पढ़ाता है, यहाँ एक छोटा सा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज नहीं है। नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया, कैश डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आप लोगों ने क्या पढ़ा है? कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं, कैश डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कैसे? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, एबीसी की फॉर्म में डी एडमिट हुआ, ठीक है, अब डी 1 लाख कैपिटल और 20,000 गुडविल कैश में ला रहा है, ठीक है, तो आप एंट्री बना दो सिंपल सा, कैश टू डीस कैपिटल 1,20,000 रुपीज। यहां पर गुडविल के लिए प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट नहीं होता है, बस एक बात ध्यान रखो, कैपिटल के साथ गुडविल मर्ज कर लो। क्लियर? अब डिस्ट्रीब्यूशन की सेकंड एंट्री, तो सेकंड एंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन 20 का ही होगा, 1 लाख कैपिटल फॉर्म रिटेन कर लेगी। हमारे इस एग्जांपल में 1 लाख कैपिटल है, 20,000 गुडविल है, सही है, तो हम यहां पर सिर्फ 20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन की क्या एंट्री? न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। सिर्फ इतना सा चेंज, प्रीमियम वर्ड को रिप्लेस कर दो न्यू पार्टनर की कैपिटल से, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो कैश डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल कैश में लाने की एंट्री, और न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है? सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, सब ओल्ड को नहीं मिलती है गुडविल, ठीक है। ये हो गया गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन। 2 एंट्री कंपलसरी होगी। अब तीसरी एंट्री ऑप्शनल, क्वेश्चन बोलेगा तो करेंगे, नहीं बोला तो नहीं करेंगे। काई की? गुडविल विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लिखना है क्वेश्चन ने, तभी करोगी एंट्री, नहीं तो नहीं होगी। क्या एंट्री? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश। 3 एंट्री प्रीमियम मेथड में, कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है, ध्यान रखना, ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश। ओके, अब आती है मेमोरेंडम मेथड। कब अप्लाई होगा? जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है। भाई जब नया पार्टनर गुडविल कैश में ना लाए तो पहली एंट्री कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल होगी ही नहीं, गुडविल अमाउंट से, कैपिटल अमाउंट से होगी, ठीक है ना। नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, ठीक है, कैपिटल ला रहा है, कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल अमाउंट से ओनली, ठीक है। कैश लाया ही नहीं तो गुडविल कैश की जो पहली एंट्री प्रीमियम मेथड की होगी नहीं। अब जब गुडविल कैश में नहीं लाया तो विड्रॉ तो हो ही नहीं सकता, तो प्रीमियम मेथड वाली पहली एंट्री हटा दो, तीसरी एंट्री हटा दो, बची कौन सी? सेकंड, सेम एंट्री, सेकंड एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन वाली सेम। क्या एंट्री? न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, बट एंट्री का टाइटल चेंज हो जाएगा मेमोरेंडम मेथड में। अब इसको बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर नहीं बोलेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ पार्टनर बोलेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल बोलेंगे। देखो, नया पार्टनर 1 लाख रुपए कैपिटल कैश में लाया, मान लीजिए ए बी सी, 1 मिनट, हाँ, रवि जी सर होते तो अभी तक क्लास छोड़ के चले जाते हैं।
आ गया। मान लीजिए ए बी सी की फर्म में डी एडमिट हो रहा है। डी 1 लाख कैपिटल कैश में लाया, लेकिन 20,000 गुडविल कैश में नहीं लाया। सही है। सिस्टम क्या कहता है, डी 1 लाख कैपिटल कैश में लाया, कैश टू डी कैपिटल 1 लाख हो गया। ठीक है। डी 20,000 गुडविल कैश में नहीं लाया, तो डी की कैपिटल से 20,000 गुडविल कम कर ली जाती है। ठीक है। गुडविल की मेमोरेंडम मेथड में गुडविल की वन एंड ओनली एंट्री डी कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। मान लेते हैं तीनों सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एंट्री क्या हुई, न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। ये एंट्री काई की, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल। इसको अकाउंट ने एडजस्टमेंट बोला। कैसे एडजस्टमेंट बोला, बोले डी 20,000 गुडविल कैश में नहीं ला रहा है ना, उसकी कैपिटल से कम करो, और जो डी 20,000 डी से कम किए वो एबीसी में बांट दो। हो गया, एडजस्टमेंट हो गया। आया समझ में। मेमोरेंडम मेथड की एक एंट्री क्या, न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब एक चीज और याद कर लो, ये जो एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री है ये कहां से बनी, ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है ये कहां से बनी, इसका सोर्स क्या है, किसी को याद आ रहा है क्या भैया? इसका सोर्स बताया था मैंने, गुडविल अकाउंट रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। सोर्स क्या है, गुडविल अकाउंट रेज देन रिटर्न ऑफ। ठीक है ना, गुडविल अकाउंट को रेज किया और राइट ऑफ किया। ठीक है, ये दोनों लैंग्वेजेस क्वेश्चन में आती है। पॉइंट क्या है, फॉर्म में नया पार्टनर एडमिट हुआ लेकिन गुडविल नहीं लाया, क्लियर लिखा है क्वेश्चन ने, डी 1 लाख कैपिटल ला रहा है बस। फिर क्वेश्चन क्या लिखता है, गुडविल अकाउंट रेज कर दो, गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड। फिर बाद में किसी एक पॉइंट में बोलता है न्यू गुडविल अकाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ। तो रेज और रिटर्न ऑफ का नेट इफेक्ट क्या होता है, एडजस्टमेंट एंट्री। गुडविल अकाउंट रेज करने की एंट्री होती है गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, और रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। और इन दोनों एंट्री को अलग अलग करके जब इनको क्लब करोगे तो ये एक एंट्री बन जाएगी। इसलिए दो चीजें याद रखना, मेमोरेंडम मेथड मतलब एडजस्टमेंट एंट्री, और ये एडजस्टमेंट एंट्री का सोर्स क्या है, गुडविल अकाउंट रेज एंड रिटर्न ऑफ। रेज और रिटर्न ऑफ करने का बोले तो भी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। और याद करो बेटा, पूरा का पूरा रिटायरमेंट इसी पॉइंट पर बेस्ड है। एडमिशन में तो फिर भी प्रीमियम और मेमोरेंडम दो मेथड है, रिटायरमेंट में तो है ही ओनली वन मेमोरेंडम मेथड। मेमोरेंडम मेथड में हमेशा यही एंट्री होती है, एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर, ये दो ट्रीटमेंट गुडविल के हैं। अब इसके बाद आता है न्यू रेशो। न्यू रेशो का एक ही मेथड है, हर उस क्वेश्चन में ये मेथड लगेगा जब क्वेश्चन साइलेंट है। क्या, 1 में से नए पार्टनर का शेयर लेस कर दो। मान लीजिए ए बी सी 2:1 के रेशियो में पार्टनर है, सी डी एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए। 1 में से 1/5 लेस कर देंगे, 4/5 बचा। 4/5 को 2:1 में डिवाइड कर लेंगे। ए का 4/5 इंटू 2/5, बी का 4/5 इंटू 2/5, सी का 4/5 इंटू 1/5 कर दो मल्टीप्लाई। 8/25, 8/25, 4/25, और डी का खुद का शेयर 1/5 है। 5 से मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है, तो 5/25। क्या रेशो आ गया, 8:4:5। उस हर क्वेश्चन में, एडमिशन के उस हर क्वेश्चन में न्यू रेशो ऐसे ही निकालना है जहां रेशो निकालने के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है।
ठीक है ना। नोन मेथड एक ही है, वो ये है। इस रेशो में ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशो था वही न्यू रेशो है। देख लो 2:2:1, 5 आने की वजह से शॉर्ट नहीं हो सकता है, लेकिन एबीसी का रिलेशन 4 2 8, 4 1 ही है, रिलेशन 2:2:1 का ही है। ठीक है, तो एडमिशन में रेशो निकालने की ये मेथड थी। इस रेशो में, रेशो की इस मेथड में सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा या नोन है? नोन है। क्या नोन है? पहले भी 2:2:1 था, अभी भी 2:2:1 है, तो सैक्रिफाइसिंग भी क्या होगा? 2:2:1। क्लियर? अब ये बताओ एग्जैक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशो किस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ता है? जब ओल्ड रेशो दिया हो, न्यू रेशो भी दिया हो और दोनों रेशोज डिफरेंट हो। जब आपका क्वेश्चन ओल्ड रेशो दे, न्यू रेशो दे और दोनों रेशोज डिफरेंट हो, तो वहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अदरवाइज रेशो की इस रेशो की इस मेथड में सैक्रिफाइसिंग रेशो नोन है। डन। ये आपका न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो है। और लास्ट पॉइंट एडमिशन में बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी पार्टनर एडमिट होगा, जब भी पार्टनर रिटायर होगा, तो फर्म रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय नेचर नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये प्रॉफिट या लॉस शो करता है। अब चूंकि नॉमिनल नेचर है, तो नॉमिनल का रूल बिलोंग करेगा, डेबिट ऑल लॉस, क्रेडिट ऑल गेन। यहां एक्सपेंस इनकम कभी आते ही नहीं है। लॉस डेबिट में आएंगे, गेन क्रेडिट में आएंगे। एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, गेन है, क्रेडिट हो जाएगा। एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, लॉस है, डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी कम हो गई, गेन है, क्रेडिट हो जाएगा। लाइबिलिटी बढ़ गई, लॉस है, डेबिट हो जाएगा। बीडीआर बनाया, फाइनल अकाउंट याद करो, बीडीआर बनाना लॉस है, तो बीडीआर डेबिट हो जाएगा। किसी एसेट्स पर डेप्रीशिएशन लगाया, लॉस है, डेबिट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लॉस है, रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड होता है, मतलब लॉस है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंस इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंस एक्चुअल एक्सपेंस को कम कर देता है, इसलिए क्रेडिट में आ जाएगा। मैक्सिमम पॉइंट का ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। अब आप डिफरेंस निकाल लो, डेबिट में आ रहा है तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आ रहा है तो लॉस। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। फिनिश। रीवैल्यूएशन, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो रीवैल्यूएशन अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग 2 से 3 मार्क्स का पक्का होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में 3 मार्क्स का, बहुत कम पॉइंट है तो 2 मार्क्स का। आपको अकाउंट में स्टेप मार्किंग मिलती है। कोई पार्ट अगर गलत भी है, तो आपको जितने पार्ट करेक्ट है उनके मार्क्स मिलते हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के मार्क्स श्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक सिस्टम है। हमने सारा बेसिक पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व किए हमने। ठीक है, एक में अकाउंट बनाए और एक में जर्नल एंट्री बनाई। ठीक है ना, दोनों तरह के क्वेश्चन राइटिंग में प्रैक्टिस जरूर से कर ले। 2018 से 2022 तक का पेपर पैटर्न देखेंगे तो एक सिंगल अटेम्प्ट भी नहीं है जिसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट आया हो। 2 सोर्सेज ऑफ टीचिंग मेरे रहे, सारी मेन बैच में नोट से और बाजीगर बैच में मॉड्यूल से। दोनों में लेवल बहुत हाई है और उनकी कंपैरिजन में एग्जाम में क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। आप प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। पहला पार्ट है अकाउंटेंसी का, अकाउंट बनाने हैं। क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ लिया, क्या कंटेंट है समझ में आ गए। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही जो अभी हमने पढ़ा। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर प्रॉफिट या लॉस निकाल लिया। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कितने कॉलम? जितने ओल्ड पार्टनर है उतने कॉलम और एक नए पार्टनर का कॉलम। 2 की फॉर्म में तीसरा आ रहा है या 3 की फॉर्म में चौथा आ रहा है, वैसे नंबर ऑफ कॉलम और नेम ऑफ कॉलम बन जाएंगे। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी आ जाता है। किसकी कैपिटल? ओल्ड पार्टनर्स की, जो क्वेश्चन ने बैलेंस शीट में दी है। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी। अगला स्टेप, नया पार्टनर कितनी कैश लाया। हमारे सिस्टम में दोनों, गुडविल और कैपिटल दोनों मिलाकर, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया 1,20,000 का,
तो बाय कैश नए पार्टनर में वो कैपिटल और गुडविल दोनों का अमाउंट लिख देंगे। अब गुडविल की प्रीमियम मेथड लगी। प्रीमियम मेथड में डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हुई, सपोज सीज कैपिटल डेबिट टू ए टू बी, तो ए बी क्रेडिट हो रहे हैं तो ए बी के क्रेडिट में लिख देंगे बाय सीज कैपिटल, और सी डेबिट हो रहा है तो सी के डेबिट में लिख देंगे टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, मान लो क्वेश्चन ने ऊपर रिजर्व दिया है बैलेंस शीट में, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, ओल्ड पार्टनर में, बाय जनरल्स और ओल्ड पार्टनर में। ठीक है, मान लो कोई पार्टनर फर्म की लाइबिलिटी ले रहा है क्रेडिट में, जब भी कोई पार्टनर फर्म की लाइबिलिटी ले ले, रिलेटेड लाइबिलिटी रिलेटेड पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट हो जाती है। जैसे बैंक ओडी ए ने ले लिया तो बाय बैंक ओडी ए के कॉलम में लिख दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बी ने पेड किए तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बी के कॉलम में लिख दो, ऐसा हो गया। बस मैक्सिमम पॉइंट क्रेडिट में, डेबिट में आपने गुडविल का डेबिट इफेक्ट दे ही दिया है। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन में ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट दी है, उस ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट की एसेट साइड में को गुडविल लिखी है, फर्म की ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट्स में गुडविल दी हुई है, तो ये गुडविल फर्म ने रेस कर रखी है, हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। क्वेश्चन बोले या ना बोले, एक ही रूल है बेटा, ना तो हम कभी गुडविल रेस करेंगे ना क्वेश्चन में गुडविल रेज रहने देंगे। इसलिए जैसे ही हमें ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिखी वो गुडविल राइट ऑफ होगी। राइट ऑफ होगी मतलब पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे टू गुडविल, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। हमेशा ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाती है। बस इसके बाद कोई पार्टनर अगर फर्म की एसेट्स ले रहा है तो वो डेबिट में आ जाएगी। ठीक है, गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया, क्वेश्चन ने क्लियर लिख दिया है, तो पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा टू कैश और डिफरेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। ये ओल्ड पार्टनर्स का सभी पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। राइट है, अब इसी में एक और टाइप हमने पढ़ा, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के। मान लीजिए एबी की फॉर्म में सी एडमिट हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन लिखता है सी की कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को रीएडजस्ट करो। मतलब नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल रीएडजस्ट करेंगे। तो याद करो इसके कैलकुलेशन की 3 स्टेप बताई थी मैंने। सबसे पहली स्टेप, सी की कैपिटल के बेस पर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म फाइंड करो। मान लो सी का शेयर है 1/3 और सी कैपिटल आ रहा है 40,000, 1/3 के लिए 40,000, तो 1 के लिए कितना, 40,000 इंटू 3, ये 1,20,000 क्या आ गई, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, न्यू रेशो निकालो, जो तरीका अभी मैंने बताया था वैसे। ठीक है, जो भी न्यू रेशो आ रहा है, मान लीजिए 2:2:1 आ गया, ये न्यू रेशो फाइंड कर लिया। अब थर्ड स्टेप में इस 1,20,000 टोटल कैपिटल को 2:2:1 में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये 48,000, 48,000, 24,000 तीनों की नई कैपिटल आ गई। कहां लिखोगे इसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी। सब लोग बताओ क्या करेंगे, टू बैलेंस सीडी लिखने से पहले एक लाइन खाली छोड़ेंगे, एक ब्लैंक स्पेस देने के बाद टू बैलेंस सीडी लिखेंगे, 48A में, 48B में, 24C में। अब डिफरेंस निकालो, डिफरेंस डेबिट में आए तो टू कैश, वो खाली लाइन हमने इसीलिए टू कैश लिखने के लिए छोड़ी है, और अगर डिफरेंस क्रेडिट में आए तो बाय कैश। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो टू कैश बाय कैश लिखना है। अगर क्वेश्चन बोले कि करंट अकाउंट से कैपिटल को रीएडजस्ट करो तो वैसा करना है जो क्वेश्चन ने लिखा हो उस। ठीक है, ये कैपिटल का रीएडजस्टमेंट भी आपको बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। ठीक, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब तीसरा अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट। भैया जी फिर से अच्छे से सुन लो, आपको 12th में नहीं पढ़ाया गया, 12th पास बन गया है। चीप लैंग्वेज में बोलूं तो भाड़ में गया 12th। आपका मॉड्यूल नहीं पढ़ा रहा है, कैश अकाउंट नहीं बना रहा है, मॉड्यूल को एग्जाम देने नहीं जाना है, आपको एग्जाम देने जाना है। कैश अकाउंट का 1 या 2 मार्क फिक्स किया है आपके 10 मार्क्स में से,
पूरी प्रैक्टिस में कैश अकाउंट बनाया है। और अगर आप अभी बाद में मॉड्यूल से पढ़कर अपना नॉलेज चेंज कर लेते हैं तो आप बेवजह 1 या 2 मार्क खोएंगे। कंपल्सरीली एडमिशन के क्वेश्चन में तीसरे नंबर का अकाउंट कैश अकाउंट बनेगा। वो कैश बने या बैंक बने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो देख लेना। ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, नया पार्टनर या कोई ओल्ड पार्टनर कैश ला रहा है तो डेबिट में, ओल्ड पार्टनर को कोई पेमेंट किया गुडविल या कैपिटल का वो क्रेडिट में, और डिफरेंस बाय बैलेंस सीडी। 1 मिनट भी नहीं लगेगा और 1 मार्क या 2 मार्क मिल जाएंगे। इसलिए कैश अकाउंट बनाना कंपलसरी है, फिर से सुन लेना। अब लास्ट में बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का पूरा सिस्टम आपको मालूम। बैलेंस शीट टोटल टैली हो गया, क्वेश्चन खत्म। बेटा अमन कुमार जी फिर से रिपीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया ये पूरा एडमिशन का पॉइंट है। जितने क्वेश्चन आप करने की कैपेसिटी है उतने क्वेश्चन कर ले, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब अगला टॉपिक आता है रिटायरमेंट। वामपंथी है। ऑनलाइन ऑल ओके? अरे यार, आ गया भैया ऑनलाइन। आ गया। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब कोई पार्टनर फर्म से सेपरेट हो जाता है, पार्टनर फर्म को डिसकंटिन्यू कर लेता है, तो इसे हम टर्म करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट के केस में पार्टनर्स अकाउंटिंग कैसे होती है हम डायरेक्ट ही पढ़ेंगे। रिटायरमेंट के केस में सबसे पहले न्यू रेशो, डैम इजी। क्या? जो जा रहा है उसका शेयर हटा दो, बस नए पार्टनर का नया रेशो, बचे हुए पार्टनर का बचा हुआ रेशो। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर्स 3:2:1 के रेशो में, सी गया, सी का 1 हटा दिया, क्या? 3:2 न्यू रेशो। अगर क्वेश्चन सी के रिटायरमेंट के बाद फर्दर रेशो दे रहा है कि सी के बाद 5:3 हो गया, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन न्यू रेशो नहीं दे रहा है और न्यू रेशो निकालने का वन एंड ओनली मेथड ये, जो जा रहा है उसका शेयर हटा दिया जाए, नया पार्टनर का नया रेशो। इस मेथड में गेनिंग रेशो सेम रहेगा। एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशो चलता है, गेनिंग में, सॉरी रिटायरमेंट में गेनिंग चलता है। गेनिंग रेशो ए बी का ओल्ड रेशो था 3:2, न्यू रेशो है 3:2, तो गेनिंग भी क्या होगा? 3:2। अच्छा, गेनिंग रेशो कब निकालना पड़ेगा फर्दर? जब ऐसा कोई फर्दर न्यू रेशो दे दे, ठीक है ना। एबीसी का ओल्ड रेशो 3:2:1 था, सी रिटायर हो गया, ए और बी का रेशो 5:3 हो गया, निकालो गेनिंग रेशो। अच्छा, एक चीज स्किप हो गई, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और गेनिंग का न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था यार, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल एक पॉइंट बनता है, ठीक है ना, बहुत रेयरली एग्जाम में आया है लेकिन आ सकता है। हिडन गुडविल मतलब क्वेश्चन ने कहीं भी गुडविल नहीं दी है लेकिन गुडविल है। क्वेश्चन ने गुडविल कहीं नहीं दी है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन ने गुडविल नहीं दी है लेकिन गुडविल है, राइट है। कैसे? अब वो हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है? तो अलग अलग एंगल से टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म फाइंड कर लें। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म दो अलग अलग एंगल से। पहला वाला
मान लो ए बी की फॉर्म में सी आ रहा है, ठीक है ना, आप सारे एडजस्टमेंट के बाद ए और बी की कैपिटल निकाल लें, ठीक है ना। तो एस कैपिटल आपकी कितनी क्वेश्चन में आई, 20 कैपिटल कितनी क्वेश्चन में आई, और सी कितनी कैश लाया। ये इन तीनों का टोटल हो जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, ठीक है। ए बी की फॉर्म में सी आ रहा है, तो ए की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस, बी की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस प्लस सी कितनी कैश लाया, ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म आ गई, ठीक है ना। अब सेकंड एंगल्स में सी कितना कैश लाया और कितने शेयर के लिए लाया, जो अभी मैंने ऊपर यहां पर बताया, ठीक है ना। तो टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है ना। टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर मतलब वही 1/4 के लिए 40,000, तो 1 के लिए कितना, ठीक है। ये 40,000 इंटू 4 1,60,000, ये क्या आ गई, अगेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म आ गई। ये एक एंगल से टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, ये दूसरे एंगल से टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। हमेशा सेकंड एंगल वाली कैपिटल ज्यादा और फर्स्ट कैपिटल कम होगी, तो जो डिफरेंस आ रहा है ये आपकी हिडन गुडविल होगी। दो अलग अलग पार्ट पर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकालो, ए की कितनी, बी की कितनी, सी कितनी कैश लाया, ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। अब सी जो कैश लाया उसके बेस पर टोटल कैपिटल, और दोनों का डिफरेंस ये हिडन गुडविल, ठीक है। रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो न्यू रेशो का पार्ट क्लियर हो गया आपका। गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, क्लियर। ये न्यू रेशो गेनिंग रेशो हो गया। अब गुडविल ट्रीटमेंट, एडमिशन में नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा था, और रिटायरमेंट में रिटायर पार्टनर गुडविल ले जाएगा, समझ रहे हैं। नया पार्टनर जब गुडविल कैश में लाया था तो दो ऑप्शन, या तो वो कैश में लाया या नहीं लाया, ठीक है ना। इसलिए दो मेथड बन गई, प्रीमियम और मेमोरेंडम। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में रिटायर पार्टनर को गुडविल देना है, वन एंड ओनली गोल। और भाई रिटायर पार्टनर को गुडविल देने का सिर्फ एक सोर्स, वो है कैपिटल अकाउंट में गुडविल क्रेडिट कर दो। इसलिए बेटा रिटायरमेंट में गुडविल का ट्रीटमेंट सिर्फ एक मेथड से होगा, आज तक कभी कोई सेकंड मेथड यूज नहीं हुई है, और वो एक मेथड है मेमोरेंडम मेथड। कौन सी मेथड है, मेमोरेंडम। किसको गुडविल देना है, रिटायर पार्टनर को दे दो। रिटायर पार्टनर को जब गुडविल दे देंगे तो गुडविल उसकी कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। इस गुडविल को कौन बियर करेगा, रिमेनिंग पार्टनर, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर के जाने की वजह से रिमेनिंग पार्टनर का शेयर इन प्रॉफिट बढ़ जाता है। अभी इस बेंच पर 3 लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा कंजेस्टेड है, अब एक उठकर चला जाता है, ठीक है, तो 2 कंफर्टेबल हो जाएंगे, वो वहां पर वही हो रहा है। रिटायरमेंट के बाद बचे हुए पार्टनर का शेयर बढ़ गया, इसलिए ये गुडविल रिमेनिंग पार्टनर बियर करेंगे। बेटा रिटायरमेंट के क्वेश्चन में गुडविल का सिर्फ एक ट्रीटमेंट है, और वो ट्रीटमेंट है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। ये जो एंट्री होगी हमेशा गेनिंग रेशो में होगी, ठीक है। अब 2 लैंग्वेज आती है, कोई कहीं से भी क्वेश्चन पढ़ लेना। एक लैंग्वेज तो क्वेश्चन में यही बोलता है कि गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करो, ऐसे करेंगे। फिर दूसरी लैंग्वेज में बोलता है रिटायरमेंट में गुडविल रेस्ट करो, और फिर बोलता है राइट ऑफ करो। बेटा
गुडविल रेस करके राइट ऑफ करो, यही एडजस्टमेंट एंट्री होती है। अच्छे से सुन लेना, कोई जरूरत नहीं अलग से रेज और रिटर्न ऑफ करने की। बेशक मॉड्यूल से क्वेश्चन करेंगे, रेफरेंस से क्वेश्चन देखेंगे, वो दो तरीके से समझा रहे हैं, हमें एक सिस्टम फॉलो करना है ताकि कभी कंफ्यूजन ना आए। रिटायरमेंट में एक गुडविल का ट्रीटमेंट वो एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, क्लियर। इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनता है। गुडविल वैल्यूएशन करने को रिटायरमेंट के क्वेश्चन में ज्यादा आता है, गुडविल वैल्यूएशन भी वैसे ही होता है। ये सब हम 1 बाय 1 ऐसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद अकाउंटिंग की बात करेंगे। कितने अकाउंट? तीन पार्ट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट, व्हाट टूवर्ड वैसा ही जो अभी हमने समझा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? जितने पार्टनर दिए हैं क्वेश्चन में उतने कॉलम बना लो। एबीसी, इसमें से ए जा रहा है, तीनों के कॉलम एबीसी के। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल, बाय रिजर्व, ठीक है ना। अगर कुछ क्वेश्चन ने दिया है तो इस गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री का इफेक्ट, मान लो एबी की फॉर्म में सी जा रहा है तो सी में क्रेडिट कर देंगे, एबी में डेबिट कर देंगे, हो गया। इसके बाद पार्टनर ने लाइबिलिटी ली क्रेडिट में, किसी ने एसेट ली डेबिट में। कोई पुराना गुडविल दिया, राइट ऑफ करना है डेबिट में। बस पहले हमेशा क्लोज करो रिटायरिंग पार्टनर को। पार्टनर्स कैपिटल में पहले सेटलमेंट रिटायरिंग पार्टनर का होगा। बताओ रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करेंगे या लोन मानेंगे? क्वेश्चन चुप है। जो पिछले साल 12th में थे वो हैं यहां। स्तुति कौन है भैया? खत्री सर का स्कैनर है आपके पास? हाँ वही। कहाँ थे? हाँ, क्वेश्चन साइलेंट है तो रिटायरिंग पार्टनर का जितना पेबल अमाउंट है उससे ज्यादा कैश एंड बैंक है तो पेमेंट कर देंगे। पेबल अमाउंट ज्यादा है, कैश बैंक कम है तो पूरा लोन मानेंगे। सिर्फ एक गाइडलाइन, आप ड्यू अमाउंट कैश एंड बैंक से कंपेयर कर लो। ड्यू अमाउंट ज्यादा है, बैंक कैश कम है तो लोन। ड्यू अमाउंट कम है, कैश बैंक ज्यादा है तो पूरा पेमेंट। क्वेश्चन क्लियर लिख रहा है, किसी को 25,000 कैश पे कर दो और फिर बचा हुआ लोन मान लो। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है ब्लाइंडली वैसा करो। डन। बचे हुए पार्टनर का बैलेंस सीडी आएगा। मे बी पॉसिबल रिटायरमेंट के बाद बचे हुए पार्टनर की कैपिटल का रीएडजस्टमेंट करें तो वैसा ही करेंगे जैसा अभी अपन ने एडमिशन में समझा था, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल में एक पॉइंट और बनता है, कई बार साल के बीच में पार्टनर रिटायर होता है। पार्टनर का रिटायरमेंट मैक्सिमम क्वेश्चन में ईयर एंड में ही होगा, लेकिन एक्सेप्शनल क्वेश्चन में साल के बीच में हो सकता है। अगर साल के बीच में पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो रिटायरमेंट डेट तक का प्रॉफिट में शेयर देना है। किस बेसिस देंगे? जैसा क्वेश्चन लिखेगा। एक क्वेश्चन में पार्टनर 6 मंथ के एंड में रिटायर हुआ, 100% क्वेश्चन लिख कर देगा कि 6 मंथ्स का प्रॉफिट में शेयर लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर देना है या लास्ट 2 ईयर के बेस पर या लास्ट 3 ईयर के, ठीक है ना। लास्ट 3 ईयर के बेस पर देना है तो लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट क्वेश्चन देगा। 1 2 3 तीनों ईयर के प्रॉफिट की टोटल लगा लो। टोटल प्रॉफिट कितने ईयर का? 3, तो डिवाइडेड बाय 3 करो। 1 ईयर का प्रॉफिट आया, आपको 6 मंथ्स में शेयर देना है। जितना भी मंथ रिटायरमेंट डेट तक का है उतने मंथ का, तो इंटू 6/12 किया। ये पूरी फर्म का आया और हमें देना है सिर्फ रिटायर पार्टनर को, तो इंटू रिटायर पार्टनर शेयर। ये रिटायर पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर आ गया। सही है। किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? रिटायर पार्टनर को जो ये वाला प्रॉफिट में शेयर दिया वो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में आएगा। किस नाम से आएगा? P&L सस्पेंस। अच्छे से याद रखना बेटा, ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर रिटायर हो या डाइड
उसको पी एंड एल सस्पेंस के नाम से लिखेंगे, बाय पी एंड एल सस्पेंस। और ये पी एंड एल सस्पेंस बाद में कहां जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कंप्लीट हो गया, खत्म। ये पार्टनर्स कैपिटल बनता है। रिटायरमेंट के क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाना कंपलसरी नहीं। कैश में अगर चेंज आ रहा है, ये क्वेश्चन में डिपेंड करता है। अगर कहीं भी कैश आया या गया तो कैश अकाउंट बनाओ। अगर कैश में कोई चेंज नहीं आया पूरे क्वेश्चन में तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, अब सीधे बैलेंस शीट बना दो। बेटा रिटायरमेंट में आपको क्वेश्चन करके देखना पड़ेंगे। रिटायरमेंट में वैरायटी है, वो आपके क्वेश्चन करने से सेटल डाउन हो। कितना भी बड़ा क्वेश्चन उठाओगे आपको आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। ये बहुत बड़े क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं। एवरेज क्वेश्चन 15 से 20 मिनट होगा। आप 3-4 घंटे एक एक टॉपिक को दीजिए, 5-7 क्वेश्चन करके देख लीजिए, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस पर कमांड हो जाएगा। डन। चलो, रिटायरमेंट में और डेथ में जेएलपी ट्रीटमेंट कैसे होगा ये अपने को पढ़ना है, और डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ना है। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक बच रहे हैं वो कंपनी शेयर, एक बार पूरी एंट्री रिवाइज करूंगा। बैलेंस शीट में शेयर्स का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये इशू ऑफ डिबेंचर, और छोटे छोटे 2-3 टॉपिक जो बचे हैं वो एक सीटिंग हम संडे को और लेंगे। सब सुन लेना बेटा, संडे को आज ही टाइम दे रहा हूं मैं, किसी ने दिया तो नहीं है। 9:30 बजे से 11 बजे तक, मे बी पॉसिबल 11:30 हो जाए। कितने बजे से कितने बजे तक? हाँ, चलो एक काम करो, कल ही आ जाओ आप तो, है ना? कल ही आ जाओ आप तो, कोई चांस नहीं लेना अपने को। ठीक है। कल का टाइम मैं खत्री सर से कंफर्म करके, भैया सब सुन लेना, क्योंकि मे भी पॉसिबल आपके ग्रुप पर मैसेज ना आए। अभी 4 दिन पहले ऐसा हुआ था, मंडे को मैंने अपनी मॉर्निंग की सारी बैचेस खत्म करके आपको रिवीजन का टाइम दिया था, लेकिन कुछ फॉल्ट हो गया कि बाजीगर बैच के अलावा बाकी किसी में नोटिस नहीं गया, तो रिवीजन कैंसिल हुआ। मे भी पॉसिबल ऐसा कल ट्रेजेडी हो जाए, तो कल वाला जो मेरा रेगुलर क्लास है वो 11:30 बजे खत्म हो जाएगा। तो 11:30 बजे, और इन केस 12 बजे तक रहा तो 12 से 11:30 या 12 से कंफर्म कल मैं रिवीजन लूंगा। ओके, और वही 1:30 बजे तक। और कल अपन पूरी कोशिश करेंगे अपना रिवीजन एंड हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैं आपका मॉक टेस्ट प्लान कर रहा हूं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि काफ़ी बच्चों का प्रेशर आ रहा है, और मैं भी फिर प्रेशर में नहीं, क्योंकि मुझे कॉपीज चेक करवाने में 10 दिन का टाइम लगता है। मॉक टेस्ट की कॉपीज बड़ी होती हैं। तो कल मैं आपको मॉक टेस्ट का डेट भी अनाउंस कर दूंगा। तो कल ही रिवीजन रख लेते हैं अपन, संडे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। 11:30 या 12, इन केस नोटिस ना आए तो आप तो 11:30 बजे ही आ जाइएगा। ऑनलाइन वाले ऑनलाइन, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन। ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं अपन। गुड डे।
लास्ट ईयर 22,500 दे रहा लास्ट ईयर 18,000 लास्ट ईयर बैलेंस शीट में 22,500 करंट ईयर में करंट का ये 22,000 साथ में लास्ट ईयर लास्ट ईयर साल जो समय समय से परचेस किया तो समय क्रेडिट होना स्टार्ट ठीक है 400 समय 300 सब लोग कैपिटल